अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसके पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, 2 कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, 3 ओरल कम्युनिकेशन। ये हम डिटेल में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब बारी आती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है। एक होती है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन और एक होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो हमारी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है वो हमारी वो कम्युनिकेशंस हैं जो कि एक ऑफिस बिहेवियर से अमल में आती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हैं। अब आप वहाँ पर अपनी मीटिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने एजेंडास के अकॉर्डिंग, अपने कंपनी के फ्यूचर के अकॉर्डिंग, गोल्स के अकॉर्डिंग आप जो भी डिस्कशन मैनेजर से करते हैं या अपने पीर्स से करते हैं या अपने सबऑर्डिनेट से करते हैं तो वो इम्पर्सनल कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी ऑफिस की नीड्स हैं। इंटरपर्सनल, ये आपकी ज़रूरत नहीं है, इसकी नीड्स नहीं है आपकी, लेकिन आप अपने पर्सनल लेवल पर, ठीक है, आप अगर किसी शख्स से अटैच हैं तो आप उससे अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिस्कस करते हैं, अपने न्यूज़ के ऊपर अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये सब आती है इंटरपर्सनल में। ठीक है, अब मूव करते हैं। इसके 6 नंबर्स सब हेड्स हैं इसके। अब हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहला हमारा है कॉम्पोनेंशियल। अब हम चैप्टर्स की तरफ आते हैं। ये है आपकी काप्लान। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है डेफिनेशन ऑफ आईपीसी। इसकी डेफिनेशन में वो कह रहा है कि सबसे पहले तो समझो कि आईपीसी क्या होता है। आईपीसी ये है कि कम से कम 2 लोग आपस में पर्सनल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हो। ये वर्टिकल भी हो सकती है, नॉन वर्टिकल भी हो सकती है और वर्डलेस भी हो सकती है। ठीक है, ये सब हम डिटेल में कर चुके हैं, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है कंफ्यूज होने वाली। ठीक है, उसको कह रहा है कि 2 ही तरीके हैं इस कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने का। सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आपका पर्सनल टच इसमें होना चाहिए, यानी कि आपकी फीलिंग, लाइकिंग डिसलाइकिंग टूवर्ड वन पर्सन वो होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है जो आईपीसी है वो एग्जिस्ट करता है इन 2 वजूहात से। ठीक है, एक या फ्रेंडशिप या एनिमीज़। ठीक है, आप किसी के अगेंस्ट अगर बात करते हैं, किसी के सामने अगर बात करते हैं तो उससे बात करने के सिर्फ 2 वजूहात हैं। या वो आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है उससे वो आउट ऑफ लव है या फिर वो आउट ऑफ हेट्रेड है। ठीक है, तो जो फ्रेंडशिप है आप उसको स्ट्रेंथन करने के लिए चीज़ें कम्युनिकेट करते हो, और जो हेट्रेड है, एनिमीज़ है, उसकी आप डेट्रिएटिंग, उसको डिक्रीज़ करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बढ़ चढ़ के उस दुश्मनी को बढ़ाने के लिए आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, एज लाइक इन ख़ानदान। अब हमारे पास बारी आती है कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल क्या होते हैं? कॉम्पोनेंशियल किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ के सब पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि उस चीज़ को ईजिली वे में समझाया जाए। इसमें सबसे पहले जो थ्योरी पेश की है वो लॉक्समैन ने पेश की है। इसमें वो कहता है कि इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ मैसेजेस में, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो वही अगेन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जब आपने BCW करनी है तो आपने हर चीज़ को अलग अलग अपॉर्चुनिमेंट ज़रूर करना है कि ये इसका भी हिस्सा था, ये इसका भी हिस्सा था, और आपने एक के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके मीनिंग्स याद कर लेने हैं, उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं वो याद कर लेने, ताकि आपका एक वर्ड के ऊपर कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया हो। उस कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद आपको ये चाहिए कि आप जिस हेड में, जैसे लॉसफेल के हेड में ये 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपने इसका नाम लिख के ये 5 हेड ज़हन में बिठा लेने हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले वो कह रहा है हु सेज, कौन कहने वाला है, सेंडर कौन है। ठीक है, व्हाट मैसेज, क्या मैसेज वो कन्वे करना चाह रहा है। उसके बाद इन व्हाट चैनल, उसका मीडियम क्या है, किस ज़रिए से, किस रिसोर्स से वो उसको सेंड करेगा। टू होम रिसीवर, रिसीवर कौन है। ठीक है, और किस रिसीवर को उसने भेजना है। विद व्हाट अफेक्ट, यानी कि फीडबैक, कि वो उस मैसेज के ज़रिए से क्या फीडबैक जो है वो चाहता है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे आउट ऑफ लव है वहाँ पे वो चाहेगा कि उसको मीठा मीठा रिस्पॉन्स आए। जहाँ पर वो हेट्रेड है वहाँ वो चाहेगा अगर मैं तीली लगा रहा हूँ तो वो भी आगे से भड़क के जवाब दे। उसको सारना जो है आपका मकसद होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपको फीडबैक क्या चाहिए। उसके बाद एक और जो डेफिनेशन है वो पेश की है गॉर्जियस ने पेश की है। ये क्या कहता है, इसके जे तक हैं। ठीक है, बेसिकली ये पूरी एक स्टेटमेंट है, लेकिन उसने उसको सब हेड्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये कॉम्पोनेंशियल्स हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना। सबसे पहले बारी आती है हमारे पास समवन। वो कह रहा है कोई शख्स होना चाहिए,
परसीव एन इवेंट, जो एक इवेंट में शामिल हो, जो एक इवेंट का हिस्सा हो, रिएक्ट्स, और वो रिएक्ट करे इन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में, थ्रू सम मीन्स, किसी ज़रिए से, ठीक है, टू मेक अवेलेबल मटेरियल, जो उसको मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, जो इवेंट में एक क्वेश्चनिंग हो रही है, जो इवेंट में एक मुद्दा पेश किया जा रहा है इन सम फॉर्म, उसके ऊपर वो अपनी जो सेंस है उसको फिल्टर्ड करके एक फॉर्म में पेश करे, एंड कॉन्टेक्स्ट, और वो एक कॉन्टेक्स्ट भी दे कि क्या, कब, कैसे, ठीक है। कन्वेइंग कॉन्टेक्स्ट, अब जब उसने अपने मेन माइंड में एक कॉन्टेक्स्ट बना लिया है तो वो उसको कन्वे करने के लिए चीज़ें गैदर करे, अपने सेंटेंस गैदर करे, ऑफ सम कंसीक्वेंस, किसी भी कंसीक्वेंस का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मरियम नवाज़ की तरफ है, उसके हक़ में है, और मुआवजे में कोई इमरान खान की तरफ है, तो जाहिर सी बात है वो बंदा वो जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको इकट्ठा करेगा, उसको एक फॉर्म तैयार देगा और अपने पास पॉइंट्स इकट्ठे करेगा जो वो मरियम नवाज शरीफ के हक़ में कह सके, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल डेफिनेशन ऑफ आईपीसी, यस, नेक्स्ट में यही आ रहा है, डेवलपमेंट एंड रैशनल डेफिनेशन। ओके, अब डेवलपमेंट में वो ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो हाईलाइट करती है कि जो दो लोगों का रिलेशन है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कि पहले वो किस लेवल पे थे और अब वो किस लेवल पे हैं। इसमें अब वो कह रहा है कि 3 टाइप्स हैं, एक साइकोलॉजिकल डाटा है, एक एक्सप्लेनेटरी नॉलेज है, और एक इंटरेक्शन अंडर दी पर्सनली लेड डाउन रूल्स हैं, एक जो रूल्स के अकॉर्डिंगली उनकी जो है कम्युनिकेशन होती है। अब सबसे पहले बारी आती है साइकोलॉजिकल डाटा बेस्ड रिस्पॉन्स। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे कम्युनिकेट करें जहाँ पर बहुत ग्रुप्स हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, हम उनसे फर्स्ट टाइम मीटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मल ही रहेंगे, हम अपने रिलेशन को इम्पर्सनल ही रखेंगे, ठीक है, हम इंटरपर्सनल फ्रैंकनेस लेवल पे नहीं जाएंगे। उसके एग्जांपल इस तरह दी है कि अगर कोई नया मैनेजर कंपनी में आया है तो फर्स्टली तो आप उससे और लिमिट में बिहेव करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप उसके साथ रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम के बिसाइड्स भी, या आपकी जब ब्रेक टाइमिंग चल रही हैं, आप उनसे अपनी बातें जो हैं, अपने पॉइंट्स जो हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो थोड़ी सी शेयर करने लग जाते हैं, तो आपका इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। तो साइकोलॉजिकली फैक्टर ये है कि स्टार्टिंग में आप इम्पर्सनल बिहेवियर से रहते हो, बट आफ्टर नोइंग ईच अदर आप इंटरपर्सनल रिलेशन पर आ जाते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नॉलेज बेस्ड रिस्पॉन्स, इसमें वो कह रहा है कि कुछ सिचुएशन इस तरह की भी होती हैं कि जहाँ पर दो इंडिविजुअल आपस में बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टेड नहीं होता कि वो क्या बात कर रहा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, या जो भी उसका बात करने का पॉइंट है वो उसके इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन बाय द टाइम उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है और उनका जो रिलेशन है इम्पर्सनल से इंटरपर्सनल की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। इंट्रैक्शन अंडर द पर्सनैलिटी लेड डाउन रूल्स, अब वो कहता है कि जब दो लोगों के दरमियान एक चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे नया न्यू मैनेजर आया था, जाहिर सी बात है वो रूल्स जो है वो इम्प्लाई करेगा, वो अपने एम्प्लॉय से कहेगा कि भाई ये रूल्स हैं, आपने ये फॉलो करने हैं। स्टार्टिंग में वो बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स वो रूल्स जो हैं वो वैनिश होने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारा रिलेशन रूल्स से बनता है और फिर जो है वो रूल्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और वो सुप्रीम नहीं रहते एक दोनों के रिलेशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को छुट्टियां अलाउ नहीं हैं, लेकिन अब आपका एक इंटरपर्सनल रिलेशन बन गया है, आपको वो एम्प्लॉय अपनी दास्तान सुना रहा है और आप कहते हो ठीक है 2 दिन की कर लो, लेकिन अगर आपका रिलेशन इंटरपर्सनल ना होता तो आप स्ट्रिक्ट रहते, नो माई कंपनी हैज़ दिस पॉलिसी दैट पॉलिसी, आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये जो है रूल्स के बाद जो डेवलपमेंट होती है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल। अब रैशनल डेफिनेशन ऑफ आईपीसी, इसमें ये कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग इंगेज हो आपस में, किस वजह से, रिलेशन ऑफ लव या फिर रिलेशन ऑफ हेट्रेड, ठीक है, इन दोनों का जो मेन मकसद है वो ये हो कि हमारी जो भी फीलिंग है ना वो अच्छे से अगले बंदे को पता लगे, चाहे वो लव है चाहे वो हेट्रेड है, ठीक है। और ये जो है इनका जो इंटरेस्ट होता है वो कॉमन होता है। जाहिर सी बात है अगर दो लोगों में
लव है तब भी उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है किसी चीज़ को फील्ड को लेके। अगर किसी में हेट्रेड है तब भी यही होता है कि दो लोग एक ही पोजीशन पे थे या दो लोग सेम सेम सीट्स पर हैं और दोनों ही एक पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, तो उनमें हेट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। ठीक है, तो इनमें जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होता है। वो कह रहा है ये डायरेक्टली भी हो सकता है, आप उसको डायरेक्टली बता भी सकते हैं, ठीक है, कि लव और हेटेड का हमारा रिलेशन है। और ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है, आप उसको बताते नहीं हैं लेकिन आप साजिशों में लगे रहते हैं। बैरियर्स जो हैं वो हमारे एंड पे हैं, तो बैरियर तो मैं आपको कराऊंगी एंड पे। अब हम मूव करते हैं पर्पस ऑफ IPC। हियर इज़ आवर पर्पस। ओके, पर्पस में वो कह रहा है कि जहाँ पर IPC होता है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पर हम लोगों को अपना आप अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी होता है। ठीक है, हम अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं क्योंकि हमें लोगों से फीडबैक जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत से लोगों से, तो हमारा जो एक एक्सटर्नल वर्ड होता है बिजनेस से हटकर भी हम उसको समझने लगते हैं क्योंकि हम लोगों को अलाउ कर रहे होते हैं कि वो हमसे बात करें। वो कह रहा है कि ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्रिएट करता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। बिजनेस से हटकर भी उनका एक रिलेशन, एक गुडविल अच्छी डेवलप हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। उसके अलावा अगर किसी शख्स का एटीट्यूड आपके प्रोडक्ट से अच्छा नहीं है लेकिन आपका रिलेशन अच्छा है, तो वो उसका जो एटीट्यूड है वो भी चेंज होने लगता है, वो बेटर होने लगता है। वो कह रहा है कि बेटर रिलेशनशिप से आपको भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है कि जो चीज़ें आप लोगों को हेल्प करने के लिए चाह रहे थे, जो उनको आप अवेयरनेस देना चाह रहे थे, वो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से जल्दी फैलती है, बजाय निस्बत कि आप ऑफिस में रहें और इम्पर्सनल बिहेवियर्स रखें तो वो उसको ज़रा टाइम लगता है। ठीक है, अब वो कह रहा है ताकि फेलियर बाय प्रोवाइडिंग एन एस्केप फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, अब वो कह रहा है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो मोस्टली काफ़ी टायरिंग हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए होता है कि जो मिड ब्रेक है आपको कोई इस तरह का पर्सन मिल जाए जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी हो जाए, आपका जो प्ले है वो अच्छा हो जाए। जब आप प्लेइंग हो जाती है आपकी इंटरटेनिंग हो जाती है, तो आप जब वापस वर्क की तरफ जाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से काम जो है वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल ऑफ IPC। हम थे यूनिवर्सल ऑफ IPC पर। इसमें वो कह रहा है कि इसके इंटेग्रल कुछ पार्ट्स हैं, वो 10 इन नंबर्स हैं। ठीक है, एट वेरी फर्स्ट वी हैव सोर्स यानी कि हमारा रिसीवर, एट सेकेंड वी हैव इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड एट थर्ड वी हैव कॉम्पिटेंस ऑफ सेंडर की कैपेबिलिटी, सेंडर की कॉम्पिटेंसी, और परफॉर्मेंस ऑफ रिसीवर की परफॉर्मेंस। उसके बाद मैसेजिंग एंड चैनलिंग कि किस मीडियम के थ्रू क्या मैसेज है हमारा और कौन से चैनल से हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नॉइस, उसके बाद सेल्फ फीडबैक एंड फीडबैक फ्रॉम अदर्स, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, एंड देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट के अंदर 3 सब हेड्स हैं, एक फिजिकल, सोशल एंड टेम्पोरल डायमेंशंस। ठीक है, और 8 है हमारे पास फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जिस बंदे को एक्सपीरियंस है। उसके बाद अफेक्ट्स एंड एथिक्स। अब आते हैं सोर्स पर। सोर्स में वो हमें कह रहा है कि सोर्स ऐसी चीज़ या रिसीवर, एक सोर्स यानी कि जो सेंडर होता है वो और रिसीवर, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जो सोर्स है यानी कि जो सेंडर है वो अपने मैसेज को इनकोड करता है। ठीक है, और रिसीवर जो है वो उसको डीकोड करता है। इनकोड होता है जैसे हम लोग कभी वेबसाइट अगर यूज़ करते हैं या हम लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो एक जो हैश में एक चीज़ आती है जो हमें फील नहीं होती, उसे हम कहते हैं इनकोड करना। सिर्फ वही उसको असेस कर सकता है जिसके एबिलिटी में वो चीज़ है। ठीक है, या कुछ सिंबल्स इस तरह के पुट कर देना जो सिर्फ रिसीवर्स को पता है, जो सिर्फ रिसीवर्स जो है डीकोड कर सकता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखने के लिए भी किया जाता है। सोर्स जो है वो इनकोड करके भेजता है आगे। ठीक है, उसको एक अजीब सी फॉर्मेट में भेजता है, और जो रिसीवर होता है उसको डीकोड करना उसको आता है। जैसे अर्तगुल में भी अजीब और करीब किस्म के वो लेटर्स को लिखता रहा था, तो फिर वो उनको डीकोड करके उसके ऊपर फीडबैक भेजता है जो सोर्स ने उसको सेंड किया था। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, जो सोर्स सेंड करता है, जो सोर्स है, जो सेंडर है, वो अपनी थिंकिंग को, अपने आइडियाज़ को सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो सिंबल्स वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, और जो रिसीवर है वो ट्राई करता है कि वो उसके मैसेज को समझ सके।
डीकोड कर सके उसके इनकोडेड मैसेज को जो उसने कन्वे करने की कोशिश की है। उसके बाद वी हैव कंप्लायंस, कंप्लीटनेस, ओहो कंप्लायंस, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन दोनों के चाहिए कि वो जो रूल्स हैं आईपीसी के उनको मेंटेन रखें ताकि उनकी परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके और अफेक्टिव इनकोडिंग और डिकोडिंग का एक प्रोसीजर जो है वो अमल में लेकर आया जा सके। उनसे कहा है कि उनकी लैंग्वेज में एक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंसी इन कॉमन लैंग्वेज, और उनको एक अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एड्रेस यूज़ करना चाहिए, और जब उनका मैसेज अल्टर हो रहा हो तो वेल वर्स्ड इन द रूल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो अगले बंदे को भी अच्छे से रूल्स मालूम हो। उसके बाद मैसेजेस एंड देयर चैनलिंग। मैसेजिंग जो है वो कनेक्ट करता है सेंडर को और रिसीवर को एक दूसरे से। ठीक है, ये जो इनकोडिंग और डीकोडिंग का प्रोसेस है ये मैसेजिंग के थ्रू ही तो काम में आता है। और ये मैसेज हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। ठीक है, और चैनल जो है वो एक पाथ होता है, एक मीडियम होता है जिसके ज़रिए मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है। या आप ख़त भेज रहे हैं या आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारे मीडिया में आता है। नॉइज़ वो कह रहा है ये डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, जब आप कोई मैसेज भेज रहे हैं उसमें किसी भी किस्म का नॉइज़ का आ जाना जिससे आपका जो मैसेज है वो अगले बंदे तक ठीक से कन्वे नहीं होता, तो वो नॉइज़ होती है। अब नॉइज़ की इसने बहुत सारी टाइप्स दे दी हैं और ये टाइप्स हम कर भी चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफ़ा अगेन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद दी गई हैं। फिज़िकल नॉइज़ वो कहता है कि जब हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ इंटरफेरेंस आती है, फॉर एग्जांपल फ़ैन की वॉइस होती है या किसी और चीज़ की वॉइस होती है, एयर कंडीशनर की वॉइस होती है, तो उसे हम फिज़िकल नॉइज़ कहते हैं। टेक्निकल नॉइज़, जब हमारा जो मीडियम है जिसके ज़रिए हम चीज़ आकर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी में कोई मसला आ गया है, वही हमारी जो चीज़ है वो सही से आगे नहीं पहुँचा सका, वो फेल हो गया है, तो इसे हम कहते हैं टेक्निकल नॉइज़। सोशल नॉइज़ में वो कहता है ये ऐसी नॉइज़ है जो कल्चर्स के अकॉर्डिंग होती है। अब जितने डिफरेंट लोग हैं उनके डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट सेंस है, तो ये जो कल्चर की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस कैरी होता है। या कुछ लोग हाई सोसाइटी में रहते हैं, कुछ लोग सही मीडियम सोसाइटी में रहते हैं, कुछ लोग लोअर होता है, हमने खुद क्रिएट की हुई हैं। तो इन सब का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं मैसेज को ख़राब करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सोशल नॉइज़। साइकोलॉजिकल नॉइज़ जो कि एज पर हो या जेंडर्स पे हो या सोशल क्लास पे हो या रेस पे हो या जेंडर पे हो या एथनिक आइडेंटिफिकेशन पे हो, किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ पे हो, तो उसको हम कहते हैं सोशल नॉइज़। साइकोलॉजिकल नॉइज़ वो डिफरेंस होता है जो एक माइंड फिल्टर होता है। ठीक है, कि आप कितना को एक दूसरे की समझ से एग्री कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी का माइंड फिल्टर अलग होता है, तो ये देखना होता है कि किसी ने आपके मैसेज से क्या सेंस ली है। ठीक है, सेमेंटिक नॉइज़, और साइकोलॉजी में हमने ये बहुत ध्यान रखना होता है कि हम जो अपना मैसेज है वो अच्छे से अगले बंदे को डिलीवर करें, उसकी सेंस के अकॉर्डिंग उसको डिलीवर करें। उसके बाद अब हमारे पास आता है सेमेंटिक नॉइज़। सेमेंटिक में वो कह रहा है कि ये वो एक नॉलेज है या ये वो एक चीज़ है कि जब हम लोग अपना मैसेज डिलीवर करते हैं तो हमारी लैंग्वेज में या हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड में ऐसा डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल आपने CMA किया हुआ है और एक बच्चा ICOM का है, आपका लेवल थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर आप CMA के लेवल पे जाकर उससे कुछ बात कन्वे करेंगे तो उसको नहीं समझ आएगी, बिकॉज अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं जिनमें आप बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ कर लेते हैं और वो रिसीवर की समझ से बाहर है, तो उसको हम कहते हैं सेमेंटिक नॉइज़। साइकोलॉजिकल नॉइज़ ये होती है कि अगर किसी को कोई मसला है, इमोशनल मसला है या कोई और मसला है, डिप्रेशन है या फिर माइग्रेन है, तो वो आपके मैसेज को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव 6 इंस्टेंट, तो था नहीं, सेल्फ फीडबैक एंड फीडबैक फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो जो इंट्रिंसिक है ये हमारा सेल्फ हो गया और जो एक्सट्रिंसिक है ये हमारा आउटसाइड हो गया।
अब जो फीडबैक्स हैं वो हम खुद से भी लेते हैं। जब हम अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, हम लोग खुद को वो चीज़ सुनाते हैं, खुद को वो को समझाते हैं कि भाई कितना को हम लोग वर्ड्स पे खड़े हैं या कितनी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो सेल्फ फीडबैक होता है। इसमें हम लोग की चीज़ों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है, हम लोग थोड़ा सा क्लियर होते हैं। और जो आउटसाइड है, तब हमें बहुत सारे लोगों का फीडबैक मिलता है, एक डिफरेंट माइंड फिल्टर्स का हमें फीडबैक मिलता है, तो हम एक अदर लेवल पर इम्प्रूव करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है कि ये जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स हैं या जो हमारी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में टेक प्लेस करती हैं। ठीक है, हमारे माहौल से या हमारी किसी भी चीज़ से जो भी अफेक्ट हो रहा है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट है। एक फिजिकल डायमेंशन, फिर सोशल साइकोलॉजिकल डायमेंशन, और फिर एक टेम्पोरल डायमेंशन। फिजिकल में वो कहता है, फिजिकल से मतलब है कोई भी प्लेस। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हैं या क्लासरूम्स हैं या कैफेटेरिया है, जहाँ पर भी बैठ के हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, उसको हम फिजिकल डायमेंशन में कंसीडर करेंगे। सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन, इसमें वो कह रहा है कि इसका मतलब है स्टेटस, जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान होता है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। ठीक है, उससे हम कहते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल डिमेंशन। इसके एग्जांपल हम इस तरीके से लेंगे, अगर कोई टीचर है, एक स्टूडेंट है, वो अपने जब टीचर से बात करेगा तो वो किसी और तरीके से बात करेगा, लेकिन अगर वो अपने ही सेम स्टूडेंट से बात करेगा, अपने किसी फ्रेंड से बात करेगा, तो वो डिफरेंट तरीके से बात करेगा। तो जो स्टेटस है एक टीचर और स्टूडेंट का, इसको हम सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन कहते हैं। टेम्पोरल डायमेंशन, इसका मतलब है टाइम। ठीक है, वो चेंजेस जो टाइम की वजह से आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, ये हो चाहे ये हो, अगर वो टाइम की वजह से आए हैं तो उसे हम टेम्पोरल डायमेंशन कहते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि अगर 6 मंथ पहले 6 मंथ बाद, इसमें ये सीन नहीं है। इसमें ये सीन है कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे अक्सर मिलते हो, आप उससे बहुत क्लोज हो, आपकी फ्रेंडनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसके घर किसी फौदगी पर गए हैं या किसी सैड मौके पर गए हैं तो आप उस तरीके से मजाक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन पे गए हैं तो आप बहुत ज़्यादा मजाक करेंगे। तो ये होता है टाइम कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जो टाइम वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ बिहेव करते हैं। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर दो लोगों का एक्सपीरियंस सेम है और वो सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, तो जो उनका कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस है या एक कम्युनिकेट करने की या अंडरस्टैंडिंग की एक जो लेवल है वो अलग ही होता है, क्योंकि उन दोनों का जो एक्सपीरियंस होता है वो सेम होता है, तो वो एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। अफेक्ट्स का मतलब होता है, ये कह रहा है कि जितने भी अफेक्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम लोगों को जो अफेक्ट्स हो रहे हैं वो पता चलते रहें। ठीक है, ये ऐसे भी होता है कि जितनी भी इन्वायरमेंट में हमारे चेंज हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, और या उस इन्वायरमेंट की वजह से रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है, तो उसे हम अफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक मैसेज जो है, वंस कम्युनिकेट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटेड, अ स्किल कम्युनिकेटर शुड देयरफॉर ऑलवेज बी अ वेरी माइंडफुल। अब अफेक्ट्स में वो कह रहा है कि अगर एक ऐसा शख्स है जो कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं है, जिसको कम्युनिकेट करना नहीं आता है, तो उससे हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको कम्युनिकेट करना आता है, जिसको दुनियादारी आती है, वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो रिलेशन पर लेकर आ सकता है इन अ गुड वे। एथिक्स में वो कह रहा है, ये ऐसा सिस्टम रेफर करता है जिसमें मोरल्स होते हैं, जिसमें रूल्स होते हैं एक गुड बिहेवियर के। हमने राइट चीज़ चूज़ करनी होती है, चूजिंग द राइट एंड रिजेक्टिंग द रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता था दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन, एंड दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। अब हमारी रह गई हैं एक्सियम्स और फिर आईपीसी बैरियर्स। पहले अब हम बैरियर्स कर लेते हैं बिकॉज इट्स इजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरियर्स में वो कह रहा है कि बैरियर्स होते हैं हमारे 6 टाइप्स के। एक है फिल्टरिंग, ठीक है, एक है इमोशंस, एक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिफेक्टिवनेस, लैंग्वेज एंड नेशनल कल्चर। अब वो कह रहा है फिल्टरिंग क्या होती है। फिल्टरिंग कहता है कि सेंडर की डेलिब्रेटेड उसकी पावर होती है कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, वो किस तरीके से चीज़ों को अगले बंदे तक कन्वे करता है कि वो फेवरेबल रिस्पॉन्स करे। ठीक है, इमोशंस में वो कह रहा है कि इमोशंस एक ऐसी चीज़ है
कि एक शख्स का जो बिहेवियर है किसी चीज़ को लेकर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है कि ठीक है जो हो रहा है हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो टाइप ऑफ बिहेवियर्स हम किसी सिचुएशन में शो करते हैं उसको हम इमोशंस कहते हैं, और इमोशंस की वजह से भी रिलेशनशिप्स पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, अब वो कह रहा है कि अगर जो सेंडर है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसीवर को दे दे, तब भी रिसीवर जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालता है उसमें से, बाकी सब इन्फॉर्मेशन को वो इग्नोर कर देता है। सो इट्स बेटर कि अपने मेन पॉइंट पर स्टिक रहें, इधर उधर ना हों। डिफेंसिवनेस, कभी कभी ये भी होता है कि जब सेंडर कुछ बता रहा है रिसीवर को, तो वो रिसीवर फील करता है दिस इज़ समथिंग थ्रेटनिंग, ये कुछ ऐसा है जो मुझे हार्म कर सकता है, तो वो डिफेंसिव हो जाता है। वो चीज़ को सुनता है लेकिन वो इस तरीके से सुनता है कि मुझे इसमें कोई मसला ना हो, मुझे कोई हार्म ना पहुँचे, वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग सुनता है। लैंग्वेज लैंग्वेज में वो ये कह रहा है कि सेंडर और रिसीवर बेशक कम्युनिकेट कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन उनकी लैंग्वेजेस अगर डिफरेंट है और फिर भी उन्होंने कोई एक मीडियम चूज़ कर लिया लैंग्वेज का और वो बेटर जा रहा है, फिर भी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी जाके मसला कर सकती है, क्योंकि एक लैंग्वेज की मुकम्मल डेप्थ में आप अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते, तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि लैंग्वेज की वजह से भी थोड़ा सा जो है वो बैरियर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल कल्चर, ठीक है, वो कह रहा है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं फ़ॉरेन कंट्री में लोगों के साथ, तो उनका कल्चर हमारे कल्चर से मुख्तलिफ होता है, तो ये चीज़ जो है ये भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए कुछ चीज़ें बड़ी मोतबर हैं, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए या किसी और के लिए वो चीज़ें इतनी नहीं हैं, तो वो कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग का अफेक्ट आकर चीज़ें जो हैं वो ग्रेटर लेवल तक पहुंच जाती हैं और वो फिर एक बैरियर बन जाता है। सो इसलिए इसको अवॉइड रखना चाहिए। ओके, एंड नाउ वी हैव आवर लास्ट थिंग, एक्सियम्स। एक्सियम में सबसे पहले वो ये कह रहा है कि सबसे पहले समझो ट्रांसैक्शनल प्रोसेस क्या है, कि जो आईपीसी है ये एक चेंजिंग प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो जो जो चीज़ें हैं, ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये एक चेंज प्रोसेस है ना, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ आईपीसी आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये कोई रिलेशन ऐसा नहीं है जो आपको बाउंड करे, ये आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग पे होता है, तो हर शख्स जो है जिसके कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंड जो है वो नहीं करते। एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट एज अ होल, अब वो कह रहे हैं जो एक्शंस हैं किसी एक शख्स के वो भी चेंज हो सकते हैं, और जो किसी एक शख्स के रिएक्शन से वो भी चेंज हो सकते हैं बाय द टाइम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सन रिलेशनशिप पे। ओके, एक्सियम्स बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने को, ठीक है, या सेल्फ डेविएशन को, ठीक है, या किसी चीज़ के अफेक्टिव होने को, ठीक है, एफिशिएंट है, अफेक्टिव है, और हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। अब ये पाउल साहब हैं और जैनेट हेल्मिट बीवन है और डॉन डी जैक्सन है जिन्होंने ट्रांसैक्शनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। एक्सियम्स जो हैं वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल्स हैं आईपीसी के। अगर आपसे प्रिंसिपल्स पूछे जाएं या एक्सियम्स पूछे जाएं तो इट्स द सेम थिंग। ओके, अब इसमें आगे से 5 थिंग्स हैं, इनवाइटेबिलिटी, irreversibility, contents and relationship, dimension of communication involving a process of adjustment, defining relationship by punctuation. Oh, symmetrical or complementary view of transaction. Okay, very first we have inevitability of communication. इसमें वो कह रहा है कि जो सेंडर है वो तो अपनी चीज़ कम्युनिकेट कर रहा होता है, लेकिन जो रिसीवर है वो हरगिज़ भी
आइसोलेटेड नहीं रह सकता उस कम्युनिकेशन से। इसकी एग्जांपल उसने इस तरीके से दी है, अगर हम ये कहें कि एक शख्स से कोई चीज़ जो है वो कम्युनिकेट की जा रही है लेकिन वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रही या उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको नहीं सुन रहा, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई वो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, जो उसकी बोर्डम है, जो उसका उसमें नॉट इंटरेस्ट है, जो उसकी एक्सप्रेशन लेस जो एक्सप्रेशंस वो दे रहा है, एक्सप्रेशन लेस एक्सप्रेशन जो वो दे रहा है, ये जो दो चीज़ें हैं ये शो कर रही हैं, ये भी कुछ कम्युनिकेट कर रही हैं और वो ये कम्युनिकेट कर रही हैं कि वो इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हर तरह की कम्युनिकेशंस जो हैं वो होती हैं, रिसीवर जो है वो पार्ट लेता ही लेता है, चाहे वो रिस्पॉन्स करे सुन के ले या चाहे वो बोर्डम से अपना हिस्सा ले। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें वो कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ गलत कह दी है या आपने कोई रिपोर्ट जो है वो ख़राब दे दी है तो वो वापस नहीं लाई जा सकती, वो विड्रॉ भी नहीं की जा सकती और वो कोल्ड बैक भी नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन ये है कि आपका वो जो एडवर्स इम्पैक्ट थे उस कन्वर्सेशन के, वो आप किसी तरीके से मिटा सकते हैं। टोटल तो नहीं मिटा सकते, लेकिन आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं एक बेटर और क्वालिफाइड मैसेज से। ठीक है, या अपॉलॉजी से। ये जो हम पहले गलतियाँ कर लेते हैं जानबूझ के, फिर हम सोइयाँ सोइयाँ मांगते फिरते हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, कि अपना टिकार भी पूरा कर लेना, बाद में चीज़ें क्रिएट कर लेना कि नहीं ऐसे था ऐसे था। ठीक है, तो ये वो इरिवर्सिबिलिटी है कि जो कह दिया वो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं ताकि आपका जो फ्रेंड है वो गेन का गेन रहे। कंटेंट एंड रिलेशनशिप डिमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें वो ये कह रहा है कि जो नेचर होती है एक रिसीवर और सेंडर के रिलेशनशिप की, वो मैसेज पर बहुत बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, मैसेज तो हमारा वही रहता है, ठीक है, जो हमने सेंड करना था उसको। अगर हमारे दरमियान एक फ्रेंडशिप थी तो वो जो है अच्छे से कन्वे हो जाएगा, उसको अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, हम लोग फ्रेंडशिप लेवल पर नहीं हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अराइज हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के नेचर को जानते ही नहीं हैं। अब हमारे पास आता है कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं हम एडजस्टमेंट्स मांगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज नहीं आती, हम दोनों की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन मैं उसे कुछ सिग्नल्स देती हूँ या टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ तो वह समझ जाती है किसी हद तक कि ठीक है भाई ये कहा जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टाइम पे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो सकती, हमारी कम्युनिकेशन जो है अफेक्टिव नहीं हो सकती। उसके बाद वो कह रहा है कि सिर्फ लैंग्वेज में एडजस्टमेंट्स नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट थी तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो सकती। ऐसा भी है कि आपकी लैंग्वेज दोनों की सेम हो लेकिन आपकी एजुकेशन ना सेम हो, आपका सोशल बैकग्राउंड ना सेम हो, आपकी अपब्रिंगिंग ना सेम हो, आपकी एज ना सेम हो, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस ना सेम हो, तब भी आप एक दूसरे की बात समझने में थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए होती हैं, थोड़ा सा आपका गैप जो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों को इन आवर टीन एज हमारे बड़ों की बातें समझ में नहीं आती हैं, बट बाय आवर एक्सपीरियंस जब हम उनकी एज को पहुंचते हैं, एवरीवन यूज्ड टू से या दे वर राइट। ठीक है, तो ये सब जो है ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर करते हैं। ओके, नाउ वी हैव डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशंस। ये सेइंग कि जो आईपीसी है ये सिर्फ लीनियर नहीं होता बल्कि ये सर्कुलर होता है। वो कह रहा है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो रिलेशनशिप है सेंडर का और रिसीवर का वो वर्ड्स से भी वर्सन है। ठीक है, और वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिस्टिंग्विश करना स्टिमुलस के दरमियान और रिस्पॉन्सेस के दरमियान। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। वो कह रहा है यहाँ पर जो है हम लोग को पंक्चुएशंस यूज़ करनी चाहिए। जिस तरह रिलेशनशिप को यहाँ पे मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है और चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रही होती हैं, इसी तरह जो पंक्चुएशंस हैं वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और नंबर्स में ज़्यादा होती हैं। तो हम पंक्चुएशंस यूज़ करेंगे और रिलेशनशिप जो है वो एनालाइज करेंगे। और वो कह रहा है जो पंक्चुएशन होती है उसको हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि ये हैंडी टेक्निक्स हैं जो अलाउ करती हैं कि एनालाइज की जाए कम्युनिकेशन ट्रांसैक्शंस। एंड नाउ वी हैव सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री व्यू ऑफ ट्रांसैक्शन।
सिमेट्रिकल रिलेशनशिप में वो कहता है कि ये वो रिलेशनशिप है जो दो लोगों के दरमियान का जो रिलेशन है वो मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ पर इक्वालिटी होती है, ठीक है। अगर ये हर शख्स कहता है मुझसे प्यार से बात करोगे तो हम प्यार से बात करेंगे, अगर नफ़रत से बात करोगे तो हम नफ़रत से बात करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ है। यहाँ पे कहा जाता है कि आप जो दोगे वही आप टेक भी करोगे, ठीक है। कोई अगर शख्स आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आप उससे अच्छे से बात करते हो, अगर बुरे से बात करता है तो आप बुरे से बात करते हो। कोई अगर आपसे जेलस हो रहा है तो आप उससे भी जेलसी क्रिएट करते हो, ठीक है। तो लव फॉर लव, हेट्रेड फॉर हेट्रेड एंड जेलसी फॉर जेलसी, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल रिलेशनशिप। अब कॉम्प्लीमेंट्री इसके ऑपोजिट है। कॉम्प्लीमेंट्री में वो कहता है कि ये बिहेवियर्स देखता है लोगों के, इंडिविजुअल्स के, और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दो लोग जो होते हैं वो एक पजल की तरह होते हैं। एक जो होता है वो स्ट्रेंथ डिपिक्ट करता है और दूसरा जो होता है वो वीकनेस डिपिक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैनेजर है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और जो सबऑर्डिनेट होता है उसके पास इतनी सारी पावर्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बताई गई है। कॉम्प्लीमेंट्री, ये सेम, ये ऑपोजिट ऑपोजिट, ठीक है। आपका हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, 4 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं रिटन कम्युनिकेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में।